हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 गंगा की कहानी। जो गंगा नदी है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे कि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाकर ख़त्म होती है और कौन कौन सी बाकी नदियाँ इसमें आकर मिलती है और इससे क्या क्या हमें मिलता है। मेरा जन्म, अब ये गंगा नदी अपने बारे में बता रही है। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था, नन्ही सी धारा के रूप में। मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकली जिसे गोमुख कहते हैं। तो ये क्या बोल रही है? जन्म यानी कि जहाँ से वो शुरू होती है वो कौन सा है? हिमालय। हिमालय से वो शुरू होती है बिल्कुल छोटी सी धारा के रूप में, ठीक है, जैसे पानी थोड़ा सा चलता है वैसे मैं चलती हूँ। और फिर मैं कहाँ जाती हूँ? उत्तराखंड में उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी के जनपद में एक जगह है गंगोत्री, और वहाँ से हिमनद, या हिम का मतलब होता है बर्फ़, नद का मतलब नदी, हिमनद के उस स्थान से जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बर्फ़ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वहाँ से मैं उस स्थान से निकली। उस स्थान को जहाँ से वो निकली उन्हें क्या बोला गया? गोमुख। गोमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है। अब गोमुख से वो निकलती हैं, उसके बाद नीचे आता है गंगोत्री, वहाँ पर उनका जो है गंगा का बहुत बड़ा मंदिर भी है, जहाँ देश भर से तीर्थयात्री आते हैं। राजा भगीरथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। अब भगीरथ कौन थे? भगीरथ वो थे जिनके लिए बोला जाता है कि ये जो है गंगा नदी को स्वर्ग से यहाँ पर नीचे लेकर आए थे। तो बोल रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए मेरा नाम भागीरथी भी है। यहाँ से मैं नीचे ढुलकती हुई और ढुलकती चली और मेरा रूप और निखरने लगा। अब यहाँ से और नीचे जाने लगी, आगे बहने लगी, और बड़ी हो गई और रूप और अच्छा होने लगा। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई। तो बता रहे हैं कि किस तरह से पानी, उन्हें कुछ भी आगे आ जाए उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो बस अपना चलते रहते हैं। देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा आ मिली। तो वो आगे चल रही थी और जब वो कहाँ पहुंची? देवप्रयाग। वहाँ पर कौन सी नदी आई? अलकनंदा, वो उनसे आकर मिली। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर गई। और अभी तक तो वो पहाड़ों से चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो ऋषिकेश पर पहुंचती है तो वो मैदान आ जाते हैं, जैसे खेत वगैरह या गांव वगैरह, नॉर्मल वैसी जगह पर पहुंची। यहाँ मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम हैं। अब जब वो ऋषिकेश पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है मंदिर वगैरह आश्रम बने हुए हैं वहाँ पर। बहुत से नगर मेरे तट पर बसे हैं और बहुत सारे शहर भी हैं जो इनके किनारे पर बसे हुए हैं। कई कारखाने खुल गए हैं, फैक्ट्रीज भी खुली हैं, इन सबको मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। और जितने कारखाने खुले हैं या जितने जो है शहर वहाँ बसे हैं या आश्रम वगैरह हैं, उन सब में पानी कहाँ से जाता है? यहीं से। तो ये गंगोत्री जगह है यहाँ पर, और ये ऋषिकेश। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। तीर्थ मतलब वो जगह जहाँ पर लोग जो हैं पूजा के उससे या फिर कोई भी काम करने के लिए, धार्मिक काम के लिए जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों ही मेरे किनारों पर है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के पास से एक नहर निकाली गई है जिसे गंगा नहर बोलते हैं। तो हरिद्वार के पास से क्या किया है? गंगा से एक अलग से नहर निकाल दी जिसे गंगा नहर बोला गया। लाखों एकड़ भूमि को सींचती हुई यह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंचती है। और यह नहर जो है लास्ट में वहाँ से हरिद्वार से निकलकर कहाँ तक जाती है? कानपुर तक जाती है, उत्तर प्रदेश में। मैं भी घूमती घामती कानपुर पहुँच जाती हूँ और तब तक ये भी वहाँ पहुँच जाती है। कानपुर भारत का एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, यानी कि जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह सब ज़्यादा है। यहाँ कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने हैं, तो ये सारी फैक्ट्रीज वहाँ हैं। इन कारखानों को पानी मुझसे ही मिलता है। अब इनको भी पानी कहाँ से मिलता है? गंगा नदी से ही। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुँचती हूँ। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। तो यहाँ जाकर वो क्या मिलती होती है? अब देखो, पहले क्या मिली थी? अलकनंदा। और जैसे ही वो कानपुर पहुँचती, प्रयागराज पहुँचती है, तो वहाँ जाकर क्या मिलती है? यमुना नदी भी यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पर यमुना और गंगा आपस में मिलती हैं, उस जगह को संगम बोला जाता है। ये प्रयागराज का फोटो है। इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में भी लग रहा है और यहाँ पर भी लगता है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। और उसके बाद फिर आगे बढ़ती हैं। चलते रहना, बहते रहना ही मेरा काम है। और वहाँ से पहुंचकर कहाँ पहुंच जाते हैं? वाराणसी। इस नगर का दूसरा नाम काशी भी है और यह बहुत बड़ा तीर्थ है। तो मतलब गंगा नदी जहाँ जहाँ से जा रही है वो सारे जो है बहुत बड़े धार्मिक स्थल माने गए हैं।
वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में ले लेती हूँ। बिहार राज्य में लेते हुए बिहार राज्य में पहुँचती हूँ। अब अलकनंदा इसमें मिली, देन उसके बाद यमुना नदी इसमें आकर मिली। तो वो क्या बोल रही है कि वाराणसी से जैसे मैं आगे आती हूँ तो बहुत सारी और भी नदियाँ मुझ में आकर मिल जाती है और मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ, बिहार में। यहाँ से पटना, भागलपुर आदि नगरों में होती हुई मैं पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हूँ। तो अब यहाँ से बिहार से होते हुए देखो हिमालय से निकली और बिहार तक पहुँच गई। अब बिहार से आगे जाकर वो पहुँचती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मेरी 2 धाराएं जाती हैं। एक धारा बांग्लादेश की ओर चली जाती है, उसका नाम पद्मा पड़ गया। तो अब जैसे ये है, ठीक है, ये गंगा नदी बह रही है। अब जैसे ये पश्चिम बंगाल में आती है तो इसकी 2 अलग अलग डायरेक्शंस हो जाती हैं। जो बांग्लादेश की तरफ जाती है उसका नाम हो गया पद्मा, और दूसरी जाती है कोलकाता की तरफ, जिसे कलकत्ता भी कहते थे, की ओर जाती है। वहाँ मुझे हुगली नदी बोला जाता है। तो वहाँ पर गंगा का नाम आगे क्या बन जाता है, हुगली। अंत में मैं बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती हूँ। मुझे भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी है, पवित्र है, सेक्रेड नदी माना जाता है। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप होता है, यानी कि इसका पानी जो है बहुत साफ होता है जब वो गंगोत्री से निकलती है। किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुंचते पहुंचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो काशी तक ही पहुंचे हैं, काशी तक पहुंचते ही उनका क्या हो जाता है, रंग बिल्कुल गंदला, जैसे मिट्टी मिली हुई है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है, जिसकी वजह से उसका रंग बिल्कुल खराब हो जाता है। कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को दूषित कर देता है, क्योंकि जितने भी कारखाने आसपास हैं, शहर है, उन सबका गंदा पानी वो क्या करते हैं, उसी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है। लेकिन मैं अब खुश हूँ कि लोगों का इस ओर ध्यान गया है कि मेरा पानी प्रदूषित हो रहा है। मेरे जल को शुद्ध करने के प्रयास आरंभ हो गए हैं, यानी कि जो पानी उसके अंदर है उसे स्वच्छ करने के लिए अलग अलग जो है प्रयास शुरू किए गए हैं। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय रहता है। तो वो चाहती है कि जैसे वो गंगोत्री से निकलती है उस समय उसका पानी होता है, वैसा ही पानी उसका आगे भी रहे। तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है जनपद, किसी राज्य का एक प्रशासनिक क्षेत्र। हिमनद, हिमानी या ग्लेशियर। औद्योगिक, उद्योग संबंधी। कारखाने, एक ऐसी जगह जहाँ कई चीज़ें बनाई या तैयार की जाती है। संगम, मेल, जहाँ पर 2 नदियाँ या 2 से ज़्यादा नदियाँ आकर मिलती हैं। चमकीला, चमकने वाला। मटमैला, मिट्टी के रंग जैसा। दूषित, गंदा। स्वच्छ, साफ। प्रतीक्षा, इंतज़ार। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और इसमें दिखाए गए पानी के स्रोतों के नाम बताइए। तो ये कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। ये नदी है, झरना, ग्लेशियर, कुआं, हैंडपंप और तालाब। आपके निवास स्थान के आसपास कौन सी नदियाँ बहती हैं? अगर कोई है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी लिख सकते हैं। सो यह उत्तर आपके निवास स्थान पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे निवास स्थान के पास यमुना नदी बहती है। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? मेरे घर का पानी नल के जरिए आता है, जो नदी या जलाशय से मिला होता है। आप नदियों के जल को प्रदूषित होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? इस पे कक्षा में चर्चा करनी है। तो कैसे बचा सकते हैं? नदियों में कचरा या गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। कारखानों का गंदा पानी नदियों में जाने से रोकना चाहिए। नदी के किनारे साबुन या डिटर्जेंट से कपड़े धोने से बचना चाहिए। लोगों को नदियों को साफ रखने के लिए जागरूक करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर आपको इस तरह से जल की बूंद का चित्र बनाना है। एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। इस वाक्य में मेरा शब्द किसके लिए है? गंगा नदी के लिए। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया। यहाँ किस ओर ध्यान जाने की बात हुई है? तो गंगा के प्रदूषण की ओर। जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? कारखानों और नगरों द्वारा जो नदियों में डाले जाने वाले जो अपशिष्ट हैं, यानी कि जो कचरा वगैरह होता है वो, और कारखानों के धुओं से। यहाँ यमुना में से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में संगम शब्द का अर्थ क्या है? तो एक से अधिक नदियों का आपस में मिलना और 2 धाराओं में बट जाना। यहाँ पर इसका ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आएगा ये 2 धाराओं का मिलकर बहना। संगम हो जाता है, 2 धाराएं आपस में आकर मिल जाती है। थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ आपका सही होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका यानी कि टेक्स्ट नोटबुक पे लिखने हैं। गंगा नदी के किनारे बसे कुछ नगरों के आपको नाम लिखने, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना,
भागलपुर, कोलकाता आदि नगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा को क्या हानि हुई है? सो गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा प्रदूषित हो गई है, क्योंकि कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी गंगा नदी में ही डाला जाता है। इसके कारण गंगा का चमकीला पानी मटमैला हो गया है। कुंभ का मेला कब कब और कहाँ लगता है? सो कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उज्जैन और नासिक में भी हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। उपर्युक्त वाक्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर चांदी जैसे चमकीले रूप से क्या तात्पर्य है? तो चांदी जैसे चमकीले रूप से तात्पर्य है कि गंगोत्री से निकलते समय गंगा का पानी बहुत साफ, स्वच्छ और चमकदार होता है। और काशी पहुँचते पहुँचते गंगा का चमकीला रंग मटमैला क्यों हो जाता है? काशी पहुँचते पहुँचते गंगा का चमकीला रंग मटमैला हो जाता है क्योंकि कारखानों और शहरों का गंदा पानी गंगा में मिल जाता है, जिससे उसका जल दूषित हो जाता है। पाठ के आधार पर सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का साइन लगाना है, आपको निशान लगाना है। गंगा के किनारे कई तीर्थ स्थल हैं, ठीक। गंगा का जन्म अरावली की गोद से हुआ, नहीं, हिमालय की गोद से था। कारखानों का गंदा पानी गंगा के जल को प्रदूषित करता है, सही। गंगा का एक नाम भागीरथी भी है, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल में गंगा की 3 धाराएं होती हैं, गलत, 2 होती हैं। एक बांग्लादेश की तरफ जाती है, दूसरी कोलकाता की तरफ। मिलान कीजिए, स्तंभ क और ख को आपस में आपको मिलाना है। तो ये 2 आपके दिए हुए हैं, कॉलम 1 बी और 2, इनको मिलाना है। गंगा का जो उद्भव होता है, स्टार्ट होता है, गोमुख बोलते हैं। देवप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा यहाँ आकर मिलती है। औद्योगिक नगर कानपुर बोला गया था। बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी बोला गया है। तीर्थ स्थान वाराणसी। भाषा की बात, इस वाक्य को पढ़िए। या यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में होता शब्द होना क्रिया का रूप है। निम्नलिखित शब्दों में होना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कुंभ के मेले में लाखों लोग सम्मिलित हुए हैं या हुए। आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना होता है। यह काम कल ही होना था परंतु किसी कारण से नहीं हो पाया। तो होता, होना, हुए, ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने थे। पाठ में हिमालय शब्द हिम प्लस आल्य शब्दों से बना है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के में आपको क्या करना है, आल्य जोड़कर नया बनाना है। अब देखो, हिम का मतलब है बर्फ, आल्य मतलब रहने की जगह, यानी कि जहाँ पर हिम रहती है, बर्फ रहती है, उसे बोलते हैं हिमालय। तो ऐसे ही आपको इन सब का बनाना है। जैसे पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय, जहाँ पे पुस्तक रहती है। देव प्लस आल्य, जहाँ पे देव रहते हैं। विद्या प्लस आल्य, जहाँ पर विद्या रहती है, विद्यालय। मेघालय और भोजनालय। अब इनके सेंटेंसेस बनाने थे। पुस्तकालय, हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, यानी कि लाइब्रेरी। देवालय, गंगोत्री में गंगा का एक प्रसिद्ध देवालय है। विद्यालय, मेरा विद्यालय गंगा के किनारे बसा है। भोजनालय, रास्ते में एक भोजनालय में हमने खाना खाया। मेघालय, मेघालय एक सुंदर पहाड़ी राज्य है। नीचे गंगा नदी के दृश्य में कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद बनाना, जैसे नगर, तीर्थ, तट, हिमालय, पवित्र, निर्मल, गोमुख, औद्योगिक, शांत, प्रसिद्ध, जल और चमकीला। अब इन सारे वर्ड्स का यूज करके एक पैराग्राफ आपको बनाना है। गंगा नदी भारत की एक पवित्र नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय के गोमुख नामक स्थान से होता है। यह नदी उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बहती है और अनेक तीर्थ स्थानों को जोड़ती है। गंगा का निर्मल और चमकीला जल लोगों को आकर्षित करता है। गंगा तट पर बसे कई प्रसिद्ध नगर जैसे हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है। यह नदी कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में भी उपयोगी है क्योंकि इसका जल सिंचाई और उद्योगों में काम आता है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि वासियों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। इसके जल को लोग अमृत के समान मानते हैं। गंगा का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ बनाए, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन वो सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैं कर में लेखनी है, मेरे कर में लेखनी है। यहाँ पहले शब्द में जो कर आया है उस शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में हुआ है कि वो कुछ कर रहा है।
तथा दूसरे शब्द में जो कर आया है उसका मतलब होता है हाथ, कर में लेखनी यानी कि हाथ में उसके पेन या पेंसिल कुछ भी है। कर का एक अन्य अर्थ टैक्स भी होता है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि अलग अलग वाक्य में प्रयोग के कारण एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, भिन्न भिन्न। अब आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक अथवा अन्य स्रोतों से ऐसे शब्दों की एक सूची तैयार करनी है। जैसे पहला पत्र, चिट्ठी भी होती है और पत्ता भी होता है जो पेड़ से गिरता है। तो मैंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा, पेड़ से एक हरा पत्र गिरा। कन्या, लड़की, कन्या स्कूल जा रही थी। और राशि, मेरी राशि कन्या है। माला यानी कि हार, तो मंदिरों में फूलों की माला चढ़ाई गई। माला जप करना, दादी माला जप रही है। ओके। समझ और अनुभव, गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थलों से जुड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? सो गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थल इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। लोग गंगा में स्नान करके अपने पाप धोने और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। इससे इसके किनारे शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता भी तीर्थ स्थलों को आकर्षक बनाती है। यदि नदियाँ दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी तो हम पर क्या प्रभाव होगा? सो अगर नदियाँ प्रदूषित होती रहेंगी तो हमें साफ पानी नहीं मिलेगा। इससे पीने का पानी, खेती और कारखानों के लिए पानी की कमी हो सकती है। साथ ही जल प्रदूषण से बीमारियां बढ़ेंगी और पर्यावरण को भी नुकसान होगा। पाठ में कानपुर को भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कहा गया है। यहाँ औद्योगिक नगर से क्या आशय, मतलब क्या है उसका? आशय मतलब अर्थ क्या है? तो औद्योगिक नगर से आशय है कि कानपुर में बहुत सारे कारखाने हैं, जैसे कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने। ये कारखाने वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। कलाकारी, नीचे जल संरक्षण यानी कि जल को कैसे बचाना है विषय पर एक चित्र दिया गया है। अब देखो इस तरह से आप पानी को बचा रहे हैं ये लोग। सो आप भी दिए गए स्थान पर कोई चित्र बनाकर, अब आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना है कि किस तरह से आप पानी को बचा सकते हैं। तो ये जो कचरा वगैरह है इसे डस्टबिन में डालकर, जो भी है सफाई वगैरह रखकर हम पानी को बचा सकते हैं। नदियों को साफ रखने के लिए हमें कचरा नदी में नहीं डालना चाहिए। नदियों के किनारे सफाई अभियान चलाकर और कारखानों के गंदे पानी को रोककर जल संरक्षण किया जाता है। गंगा से बातचीत, गंगा अपने चमकीले रंग को मटमैला होते देखकर दुखी है। यदि आपको कभी गंगा नदी से बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या बातचीत होगी? तो अब इसमें जो है आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, माँ गंगा आपका जल पहले चमकीला था, मटमैला हो गया। क्यों हो गया? बेटा, कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को गंदा कर देता है। हम आपके जल को फिर से साफ करेंगे। कचरा न डालो, कारखानों के पानी को साफ करो और सफाई अभियान चलाओ। माँ, हम सब मिलकर आपके जल को फिर से चमकीला और निर्मल बनाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी रक्षा करो। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत, विद्यालय के पुस्तकालय, अभिभावकों और अन्य स्रोतों से गंगा की सहायक नदियों के बारे में पता लगाइए। साथ ही यह भी पता कीजिए कि उनका उद्गम स्थान कौन सा है, कहाँ से वो शुरू होती हैं और उनके किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध नगर स्थित है। जैसे गंगा, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना, अलकनंदा, रामगंगा, कोसी, गोमती और घाघरा। उद्गम स्थल यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है? यमुना चलती है यमुनोत्री, हिमालय उत्तराखंड से। अलकनंदा स्तोपंत ग्लेशियर उत्तराखंड। रामगंगा नैनीताल उत्तराखंड से। कोसी गोसाईथान नेपाल हिमालय से। गोमती, गोमती का उद्गम माधो ठांडा है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। और घाघरा माप चाचुंगा ग्लेशियर तिब्बत से। प्रसिद्ध नगर कौन कौन से? यमुना में जो है दिल्ली और आगरा है। अलकनंदा देवप्रयाग, रामगंगा मुरादाबाद और गोमती लखनऊ। नदियों को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पता करिए। तो बहुत सारी योजनाएं चला रही जिससे कि गंगा को और बाकी नदियों को साफ किया जा सके। तो इसके लिए आप पुस्तकालय, शिक्षकों, अभिभावकों एवं अन्य स्रोतों से सहायता ले सकते हैं। तो कौन कौन सी है? जैसे नमामि गंगा योजना चली है, यमुना एक्शन प्लान, जल शक्ति अभियान, गंगा एक्शन प्लान, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और अमृत योजना। अब इस चैप्टर के बाद एक छोटी सी स्टोरी और है, गगनयान। अब गगनयान क्या होता है? गगन मतलब आकाश, यान मतलब कोई भी साधन या गाड़ी। तो आकाश में चलने वाला यानी कि एरोप्लेन की बात कर रहे हैं। तो कक्षा में अध्यापिका का प्रवेश होता है यानी कि टीचर वहाँ आती है और सभी विद्यार्थी अभिवादन करते, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है। सुप्रभात अध्यापिका जी, अध्यापिका सुप्रभात बच्चों। कक्षा 3 में हमने चंद्रयान को जाना और कक्षा 4 में आदित्य L1 के साथ सूर्य से भी भेंट कर आए। आशा है कि ये दोनों यात्राएं आप लोगों को आनंद में लगी होगी। तो अध्यापिका जो ये बात बोलती है कि हमने क्लास 3 में ये पढ़ा था और 4th में ये सब पढ़ा, तो तुम्हें ये दोनों चैप्टर अच्छे लगे होंगे।
तो एक लड़की है शर्मिला, जी अध्यापिका जी, मैंने तो कल्पना में अपना अंतरिक्ष विमान भी सोच लिया है, कि मैंने तो सोच लिया कि मेरा विमान कैसा होगा। कुछ विद्यार्थी, सच, हमें भी दिखाओ। तो ठीक है, हमें दिखाओ कैसा होगा। अध्यापिका, क्या बात है, अपना टैब चालू करते हुए कहती है, आज भी हम एक अनोखे यान के बारे में जानने वाले हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते कि आज हम किस यान के बारे में जानेंगे? तो वो बोलती कि आज भी हम ऐसे ही एक जो है यान के बारे में जानेंगे। अब इमेजिन करो या सोचो, कुछ तुक्का लगाओ कि कौन सा यान हो सकता है। साधना बोलती है, अध्यापिका जी, क्या हम तारा यान के बारे में जानेंगे? तो राकेश बोलता है, शायद बादल यान। मेरा मन तो कहता है कि हम शनि यान की बात करने वाले हैं। तभी सानिया बोलती है, और मेरा अनुमान है कि मंगलयान की बात होने वाली है। मनोहर, अध्यापिका जी, मुझे लग रहा है कि हम शुक्रयान की बात करेंगे। अशरफ बोलता है, और मुझे लगता है कि आज आप जो हैं आकाशयान के बारे में बताएंगे। मैं गर्मियों में जब रात को घर की छत पर सोने के लिए लेटता हूँ तो देर तक आकाश को देखता रहता हूँ, और गाँव में बहुत से तारे भी दिखाई देते हैं। तो अध्यापिका बोलती है, बहुत सुंदर बात कही अशरफ। तो रत्ना खुश होकर बोलती है, अध्यापिका जी, मैं भी जब बादल देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उन पर चढ़कर पूरे आकाश की यात्रा करूँ। अध्यापिका कहते हैं, लगता है आप सब बच्चे सभी ग्रहों की यात्रा करना चाहते हैं। अब ये जो शुक्र का नाम लिया, मंगल का नाम लिया, ये सारे आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है। हिंदी में इनके नाम अलग है, इंग्लिश में अलग है, तो ये सारे प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे थे। पर आज हम जिस यान की बात करने वाले हैं उसका नाम है गगनयान। अशरफ का अनुमान लगभग सही था। तो बताइए, तैयार हैं क्या आप जानने के लिए? तो सब खुश हो जाते हैं, हाँ। डोलमा, अध्यापिका जी, मेरा मन तो करता है कि मैं कई प्रकार के यानों के बारे में जानूं। और इतने में सतविंदर बोल पड़ता है, अध्यापिका जी, इसका मन तो यह भी करता है कि ये सब यानों में बैठकर दूर दूर तक घूम आए। वो सब बच्चे हंसने लगते हैं। तो अध्यापिका बोलती है, अच्छा यह बात है, हो सकता है कि आप में से ही कोई वैज्ञानिक बने और किसी यान में बैठकर जाए। तो संदीप बोलता है, अध्यापिका जी, मैंने गगनयान के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना है। तो बाकी सब भी बोलते हैं, हमने भी गगनयान के बारे में कभी नहीं सुना। तो अध्यापिका बोलती है, बच्चों, हमारे देश के वैज्ञानिक इस यान के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। तो एरोप्लेन की बात नहीं हो रही है, दूसरा गगनयान है। आशा है कि यह मिशन शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। साधना बोलती है, अध्यापिका जी, ये गगनयान क्या करेगा? विजय बोलता है, अध्यापिका जी, गगनयान हमें आकाश में घुमाएगा क्या? तो टीचर बोलती है, नहीं बच्चों, गगनयान हमें संपूर्ण अंतरिक्ष की यात्रा करवाएगा, ठीक है, जो ब्रह्मांड है, आपकी गैलेक्सीज है, उनके बारे में। इसका उद्देश्य मनुष्य को अंतरिक्ष में लेकर जाना है। पीटर, अध्यापिका जी, मनुष्य तो पहले भी अंतरिक्ष में जा चुका है और जा रहा है, मेरी माताजी ने मुझे बताया है। तो अध्यापिका बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, किंतु गगनयान मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। इसमें 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उन्हें भारतीय समुद्र जल में उतारकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। तो जाते तो रहे हैं, लेकिन जो इंडिया की तरफ से जाने वाला है वो पहला है। सानिया, अच्छा, यह भारत का पहला यान है जो मनुष्य को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। तो अध्यापिका बोलती है, बिल्कुल सही। यदि भारत ने सफलतापूर्वक गगनयान तैयार कर लिया तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब आप सब भी खुले आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर पाएंगे, यानी कि घूम पाएंगे। अशरफ बोलता है, अध्यापिका जी, गगनयान में सबसे पहले कौन अंतरिक्ष में जाएगा? तो अध्यापिका बोलती है, गगनयान मिशन 3 चरणों में विभाजित है। पहले 2 चरण मानव रहित होंगे और तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। तो साधना बोलती है, तो क्या पहले चरण में खाली यान को भेज देंगे? तो अध्यापिका, नहीं, पहले चरण में व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो बोलते हैं, ये व्योम मित्र क्या है? तो अध्यापिका बोलती है, इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने व्योम मित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, ठीक है, इसका नाम दिया गया, ये रोबोट है, इसका नाम व्योम मित्र दिया गया है, जिसे गगनयान मिशन के अंतर्गत पहले चरण में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बच्चे ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में सुनकर चकित हो जाते, सब सोचते कि ये क्या है। तो दीक्षा बोलती है, अध्यापिका जी, व्योम मित्र रोबोट अंतरिक्ष में जाकर क्या करेगा? तो अध्यापिका बताती है, व्योम मित्र अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी एकत्रित करेगा और सुरक्षा की जांच करेगा और अंतरिक्ष यान प्रणाली पर नजर रखेगा, ताकि जब अंतरिक्ष यात्री वहां जाए तो उन्हें अधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो पीटर, अध्यापिका जी, अंतरिक्ष के तीसरे चरण में कितने यात्री जाएंगे? तो जैसे कि उन्होंने पहले ही बताया था कि गगनयान मिशन के तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना है। उन्हें अंतरिक्ष में भेजने से पहले अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
राकेश जो आश्चर्य से पूछता है, इस प्रशिक्षण में उन्हें क्या क्या सिखाया जाएगा? वहाँ तो चलने के लिए भूमि भी नहीं होगी, खाने के लिए घर का भोजन भी नहीं होगा, वे लोग वहाँ कैसे रहेंगे? तो अध्यापिका बोलती है, इस प्रशिक्षण में इन तीनों यात्रियों को अंतरिक्ष के वातावरण में रहने के कौशल सिखाए जाएंगे कि कैसे वो उस जगह पर खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। अध्यापिका जी, गगनयान कब अंतरिक्ष में जाएगा? अध्यापिका बोलती है, इसके लिए हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अगले वर्ष जब आप नई कक्षा में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तब गगनयान भी अपनी कक्षा में संभवतः स्थापित हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखो, आजकल आप लोगों ने AI नाम का जो है बहुत सुना होगा ना। इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में इसे कृत्रिम मेधा कहा जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर अथवा मशीनों ने में मानवीय सूझबूझ की प्रणाली को डाला है। यानी कि आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मानव के अनुसार, जैसे इंसान ह्यूमन सोचते उसके अकॉर्डिंग आंसर देता है। इसी तकनीक के कारण कोई मशीन किसी मनुष्य की तरह सोच समझ सकती है। वह आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों अथवा जिज्ञासाओं के उत्तर दे सकती है। इतना ही नहीं, वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ किसी रचनाकार की तरह कविता और कहानियां भी रच सकती है ना यह अद्भुत? आप भी पुस्तकालय, शिक्षक, अभिभावकों एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से इसके उपयोग और सीमाओं के बारे में पता लगाइए। अब एक छोटी सी कविता है यहाँ पर, आपकी अभिव्यक्ति आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इस पर आधारित कोई अनुच्छेद, कहानी या कविता कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या है, जंगल है, चिड़िया उड़ रही है, गिलहरी खाना खा रही है, यहाँ चिड़िया पत्ते चुग रही है, यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, तो ये ही आपको यहाँ पर लिखना है। आप कविता बना सकते हो, कहानी में इसे लिख सकते हो, या फिर कोई पैराग्राफ इसके लिए लिख सकते हो। तो ये पूरा आपको यहाँ पर लिख के बताना है। अब उसके लिए कोई कविता, कहानी, अनुच्छेद लिखना है तो जैसे एक कहानी आप ये भी लिख सकते हो, कुछ और भी। हरियाली की चादर ओढ़े जंगल की ये डाली है, पक्षी गाते गीत सुरीले प्रकृति की ये लाली है, पेड़ पहाड़ झरने झरझर हर कोना एक कहानी है, हिरन हाथी बाघ व रीछ सबकी अपनी निशानी है। जंगल देता प्राण हमें, वायु जल और छाया, अगर बचाएं इसको हम तो सुखमय हो जीवन माया। कटते पेड़ रोज यहाँ, रुकना अब जरूरी है, जंगल का मतलब जीवन है, यह बात जनहित में जारी है। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे ये पोयम है उसी तरह से आप भी अपनी कोई कहानी या कविता बना सकते हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और इस चैप्टर के साथ आपकी हिंदी की बुक भी हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।